चीजें किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हमने आई थिंक शुरू किया था, तो ये आपको समझ में आ गया था। देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। तो Vp इक्वल टू क्या था, माइनस GM/R आया था, है ना। होता क्या था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन ऑन अ पर यूनिट मास था, डन ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू ब्रिंग इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो जितना भी हमको वर्क डन करने पड़ता है पर यूनिट चार्ज से, तो उसका आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल। फिर इसका हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है, वो भी हमने देख सकते हैं। फिर इसका इंटेंसिटी के साथ हमने रिलेशन देखा था कि इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी हमने किया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर क्या था इसके बाद, तो इसके बाद हमारा आया था कि कहाँ चला गया इसके बाद वाला, एस्केप वेलोसिटी देखा था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, फिर एस्केप एनर्जी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी आपको याद हो गया होगा, V इज इक्वल टू क्या आया था, GM 2GM था, 2GM/R। कब, जब हम अर्थ सरफेस से एस्केप कर रहे हैं, है ना, अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं। यहाँ पे M क्या था, M इज द मास ऑफ अर्थ, R क्या था, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। उसके बाद में हमने ये निकाला था कि अगर एस्केप वेलोसिटी किसी हाइट h से भेज रहे हैं, तो अगर h से भेज रहे हैं तो उस केस में वहां पे r प्लस h कर देंगे, उसमें h हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम जितना भी अर्थ के ऊपर h हाइट से जाकर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो h इसमें काउंट हो जाएगा, h ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एस्केप जो है किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, है ना। अच्छा, नॉट डिपेंड है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था ये चीज। उसके बाद में ये डिपेंड एनर्जी क्या था हमारे पास, तो GMM/R जो पोटेंशियल एनर्जी था वही एस्केप एनर्जी होके हमारा आ गया था। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लॉ, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स जी ने प्लेनेट के मोशन के बारे में 3 लॉ दिए हैं, उस तीनों लॉ को हमको कंप्लीट करना है, देखना है। तो चलिए लिख लीजिए, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, हेडिंग बनाइए केपलर्स। सर सर बोल रहे सर, पैरेलल अर्थ या यूनिवर्स भी होता है कुछ ऐसे, पैरेलल अर्थ या यूनिवर्स भी होता है। पैरेलल्स, हम हाँ प्लेनेट पे चल रहे हैं, घूम रहे, फिर दूसरे प्लेनेट पर भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल। हाँ देखो ये हुआ क्या था एक्चुअली, जैसे एक बहुत सारा थ्योरी है ब्रह्मांड को लेकर के, तो उसमें एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का कहना क्या है कि आज से 13.2 बिलियन ईयर पहले हुआ क्या था। जैसे आज साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि आज की जो क्या है कि यूनिवर्स हमारा ना ऐसे शुरू हुआ, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है कुछ, और उनका कहना है कि इसमें हमारा यूनिवर्स जो है आज भी बढ़ते जा रहा है, ऐसे फैल रहा है पूरी तरीके से, है ना। तो इसी में हमारा सब कुछ है, इधर आ जाएगा तो यहीं पे हमारा अर्थ है, यहीं पे सोलर सिस्टम है, इस तरीके से, इस तरह से स्टार वगैरह जो भी है सब है इस तरीके से, और ये फैल रहा है, ये हमारा हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी क्या करता है कि अगर मैं इसको उल्टा चलाऊं, तो अगर मैं मतलब ऐसा सोचूं कि आज से मैं इतना साल पीछे चला जाऊं, अगर मैं इतना साल आज से पीछे जाकर देखूंगा, तो चीजें क्या हो जाएगी कि ये जो हमारा चीजें है सिकुड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यहाँ रहा होगा, फिर और पीछे आएंगे तो यहाँ रहा होगा, और पीछे आएंगे तो यहाँ रहा होगा। जिस समय जस्ट स्टार्ट हुआ होगा उस समय यहाँ पे होगा। इस पार्टिकल्स को नाम दिया गया था गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स। तो साइंटिस्ट का कहना क्या है कि ये जो गॉड पार्टिकल्स था ना, यहीं पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसी धमाके के साथ ये हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। तो और जो धमाका का नाम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब देखो, जैसे यहाँ पे इस पार्टिकल पे धमाका हुआ मानते हैं हम, ठीक है, इस पे धमाका हुआ होगा। तो जब इस पे धमाका हुआ तो
इस साइड में ऐसे एक इनवर्स बन के तैयार हुआ जो हमारा वाला इनवर्स है। तो धमाका जब कहीं, जैसे मान लो यहाँ पे एक बम है और इस बम के पास धमाका करोगे तो धमाका तो चारों तरफ होगा ना, वो तो चारों तरफ ब्लास्ट करेगा, चारों तरफ करेगा। तो जैसे इस साइड में एक इनवर्स बना है, इसी तरह का एक इधर भी इनवर्स बन सकता था, इधर भी बना होगा, हमको नहीं पता है, इधर भी बना होगा, हमको नहीं पता है। तो ये तो चारों साइड में ऐसा इनवर्स बना होगा, हर तरफ बना होगा। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि जिस तरह से हमारा जो यूनिवर्स है ना, ऐसा ही यूनिवर्स और भी होगा बहुत सारा, लेकिन हम उस यूनिवर्स में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा यूनिवर्स तो ये वाला है, ये वाला, और तुम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तुम तो इसी के अंदर में भी तुमको इतना सारा चीज है कि तुम उसको नहीं कवर कर पाए हो, इससे तुम बाहर कहाँ निकलोगे, और वो तो यूनिवर्स यहाँ पे है, वो यूनिवर्स यहाँ पे है। तो साइंटिस्ट लोग का मानना है कि जो एक हमारा यूनिवर्स इधर निकला है, इसी तरह का हो सकता है कि और ढेर सारे यूनिवर्स भी हों। प्लेनेट की तो बात ही अलग है, जैसे अर्थ जैसा इस ब्रह्मांड में कितना प्लेनेट होगा उसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ तक बात हो रही है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसी का जैसा दूसरा यूनिवर्स भी है। तब सोचो कि कितना बड़ा इस ब्रह्मांड है, क्या क्या चीजें हैं इसमें जो हम लोग नहीं जानते, बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये सोच के पागल हो जाते हैं, सिर्फ दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी सोचते हैं भाई कोई नहीं अर्थ पे पूरा दुनिया में रहेगा तो कौन रहेगा। मतलब ये सब इतना इतना लॉजिकली बात सब आता है दिमाग में, सर दिमाग हमको खराब हो जाता है सर। हम्म, है तो, लेकिन ठीक है कर भी क्या सकते, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग अपने बात पे आते हैं। ठीक है, तो हाँ, देखो, तो बात क्या हो रही थी यहाँ पे, केपलर्स लॉ एंड, हेडिंग लिखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये सर लिख लिए हैं। लिख लिया? हम्म। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये सर लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन में, केपलर्स फाउंड द इम्पोर्टेंट रेगुलरिटीज इन द मोशन ऑफ प्लेनेट, मतलब कुछ कुछ उसमें रेगुलर चीज मिल रहा था और जो हर प्लेनेट उस चीज को फॉलो करता था। These regularities are known as the Kepler's law। तो केपलर्स एक उसमें एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने जितने भी प्लेनेट थे सबके मोशन में देखा कि अरे सब तो एक ही तरह से मोशन कर रहा है, और वो जो सब में कोई कॉमन बात था, उस कॉमन बात को केपलर ने एक फार्मूला बना के दिया, लॉ बना के दिया, तो उसी को केपलर्स लॉ बोला गया। तो सबसे पहला लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ, को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट लॉ। दिस इज द ऑर्बिट लॉ, कि हर एक ऑर्बिट क्या होता है कि प्लेनेट जिस पाथ को फॉलो करके मूव करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। से मान लो कि एक अर्थ है, तो अर्थ जो है इस तरीके से हर साल जो है इस पाथ को फॉलो करता है, तो बोल देंगे कि ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो जो भी पाथ को फॉलो करता है दिस इज द ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट लॉ में क्या बोला गया कि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट द वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। तो इसमें क्या बोला गया कि जितने भी हमारा सोलर सिस्टम की बात हो रही है कि सोलर सिस्टम में इलिप्स, जैसे इलिप्स तुम अभी नहीं पढ़े हो, मैथ में तुमको पढ़ना चाहिए था पर पता नहीं तुम क्या कर रहे हो अभी तक। देखो, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इलिप्स का हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से होता है इलिप्स, कहाँ चला गया, इस तरह का जो शेप होता है ना, ये होता है इलिप्स का शेप, इलिप्स इसको बोलते हैं हम लोग। सर्कल का ही चपटा भाग होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर,
इक्वल टू 1, और इसका फोकस होता है यहाँ पे होता है S और यहाँ पे होता है S डैश, S डैश। तो S डैश एंड S इसका फोकस होता है, और इसका फोकस का कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास AE, 0, AE, 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका AE, 0, और यहाँ पे हो जाएगा -AE, 0। तो वो जो फोकस होता है ना हमारा, एक तो हो गया क्या AE, 0, तो AE, 0 एंड -AE, 0, दिस इज द फोकाई ऑफ इलिप्स। तो कहा क्या गया कि सन हमेशा एक फोकस पे रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे सन है हमारा, तो इसलिए देखते हो ठंडा गर्मी क्यों होता है, कभी सोचे हो कि हमारे यहाँ ठंडा गर्मी क्यों होता है? सर हम सोचे हैं सर, आज रियलाइज ये वीडियो भी देखे थे कि कि सन जो है ना सर, प्लेनेट प्लेनेट जो है राउंड करता रहता है सन की तरह। तो हम्म, ये सर भूल गए सर, दिन वापस से। दिन रात क्यों होता है, बोले ये बताओ, दिन और रात क्यों होता है? सर मून जो है ना सर, मून और जो सर और अर्थ दोनों एक सामने आ जाता है, इसलिए रात हो जाता है। गलत बात है। जब मून और अर्थ सामने आता है तब तो उसको बोलते हैं कि वो लग गया हमारा सूरज ग्रहण, तो सूरज ग्रहण होता है। वो हो गया सन इक्लिप्स। इक्लिप्स जानते हो ना, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब हाँ हाँ हाँ। वो तो सूरज ग्रहण हो गया ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, हम्म। बीच में मून आ गया। तो जब हम अर्थ से सन को देखेंगे तो ए वाला पार्ट हमको नहीं दिखेगा, ये ढक जाएगा। कुछ कुछ पार्ट दिखेगा, कुछ कुछ पार्ट नहीं दिखेगा। देखते हो, इसे बोलते हैं कि सन सूर्यमान कट रहे हैं, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। तो वो हो गया हमारा सूर्य ग्रहण, बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे समझो। देखो होता क्या है कि अर्थ जो है ना, अर्थ अर्थ अपने, एक तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, और एक क्या है कि ये सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है। दो दो तरह के अर्थ मोशन करता है। एक तो खुद एक्सिस पे ऐसे घूमते रहता है लट्टू की तरह, लट्टू देखे हो ना लट्टू, तो एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और दूसरा ये सन मान लो कहीं यहाँ पे है तो सन के अराउंड भी रोटेट करते रहता है। तो देखो तुमको क्या बोले कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इलिप्स टाइप का शेप है, इलिप्स। तो सन यहाँ पे फिक्स है। तो जब अर्थ मान लो घूमते घूमते यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, सन के सबसे नजदीक होगा, नियर नजदीक में है ना अभी तो। फिर ऐसे घूमते 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 ऐसे होते 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 इस पाथ पे उसको जाना है। एक समय ऐसा भी आएगा जब वो सन से सबसे बहुत दूर में होगा। जब अर्थ यहाँ पे रहेगा तो देखो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उस केस में। तो उस केस में क्या है, ये बहुत दूर है। तो जब बहुत दूर होता है तो तुम्हारे पास जो सन का गर्मी है वो कम आएगा। तो ठंडा के दिन में ही होता है, ठंडा के दिन में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे होते हैं, बहुत दूरी पे होते हैं। और गर्मी के दिन में फिर से वही सन घूमते 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 जब यहाँ पे आ जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो इस पॉइंट पे हमारा गर्मी का मौसम आ जाएगा, और इधर जाते जाते हमारा ठंडा का मौसम आ जाता है यहाँ पे। और इस तरीके से ठंडा गर्मी होता है। दिन रात क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ ऐसे है, मान लो सन यहाँ पे ऐसे फिक्स है, ये सन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम ऐसे घूम रहे हो, तो सन का तो लाइट सिर्फ इधर ही पड़ेगा ना, इधर सन का लाइट ऐसे पड़ेगा, सन का लाइट। लेकिन इधर वाला तो पोर्शन अंधेरा रहेगा, इधर तो नहीं आएगा ना, इधर तो अंधेरा रहेगा। जैसे मान लो एक दिया है, चाहे बॉल ही मान लो, और एक बॉल के दिया के सामने वो बॉल लेके जाओगे, तो जिस साइड बॉल को रखोगे उधर वाला पार्ट इंजोरा में होगा, लेकिन इस साइड तो अंधेरा में रहेगा, एक साइड उसका पीछे वाला, है ना। यस सर। तो वही हाल यहाँ होता है, सन यहाँ पे तो है, तो अर्थ का एक साइड इंजोरा होता है और एक साइड यहाँ था अंधेरा हो जाता है। तो जब घूम, अब अर्थ तो घूम रहा है, सर घूमते घूमते फिर ये जब मान लो ए वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ चला गया। हाँ हेलो सर।
बोलो ना। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ी रोटेट करता है सर। अर्थ तो मतलब सन के अराउंड करता है, तो सन के दोनों। अराउंड, तो सन तो एक सेंटर हो गया। और सेंटर से जो उसका रे जो फैलेगा तो वो घूमेगा, तो उसके चारों ओर में अर्थ पे ये लाइट पड़ेगा ना सर। यही तो तुम्हारा गलती है। अर्थ दो मोशन करता है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमता है और उसके चारों तरफ भी घूमता है। जाकर सर्च करना यूट्यूब में, ठीक है। अर्थ दो तरह का मोशन करता है, एक तो अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे भी घूमते रहता है और एक वो चारों तरफ भी घूमता है। तो अर्थ का दो दो को मोशन होता है, एगो नहीं। रोटेटरी मोशन भी है और इसका अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। चलो क्या हो गया। यस सर। तो देखो फर्स्ट लैब बोलता क्या है उसके बारे में समझाते हैं। सब तो बेसिक बैकग्राउंड बना रहे थे। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि ऑल जितने भी प्लेनेट होते हैं वो किस तरह के मोशन को करते हैं, इलिप्टिकल मोशन। देखो डायग्राम में यहाँ बना रखा है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो इलिप्टिकल मोशन में होता है और सन हमेशा एक फोकस पे बैठा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो सन है, तो सन हमारा एक फोकस पे रहेगा और जो भी प्लेनेट है वो इसके चारों तरफ घूमते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कब होता है, जब अर्थ और प्लेनेट सबसे नजदीक में हो। और इसको बोलते हैं एपीहेलियन। इसको बोलते हैं अपसौर, इसको बोलते हैं उपसौर। इसको बोलते हैं अपसौर, इसको क्या बोलते हैं अपसौर हिंदी में, अपसौर। और इसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर। पेरीहेलियन एपीहेलियन। देखो क्या लिखा है, ऑर्बिट पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। मतलब जो ऑर्बिट का पॉइंट है अर्थ सन से सबसे दूर है। और अगर तुम सन से सबसे दूर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर सन का लाइट कम आएगा। सन का लाइट कम आएगा तो तुम्हारे ऊपर गर्मी कम होगा। गर्मी कम होगा मतलब ठंडा हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्लोजेस्ट टू द सन। ये जो ऑर्बिटल पॉइंट क्या है, क्लोजेस्ट टू द सन, इसको क्या बोलते हैं पेरीहेलियन। इस समय क्या होगा, तुम सन के सबसे नजदीक रहोगे। नजदीक रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा हीट आएगा। ज्यादा हीट आएगा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं अर्थ की बात लूं तो अर्थ जब यहाँ पे होता है तो वहां पे गर्मी होता है और जब अर्थ यहाँ पे होता है तो वहां पे क्या होता है, ठंडा होता है। और एक बात और है, इलिप्स इलिप्स जब पढ़ोगे ना, चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इलिप्स के केस में कंडीशन क्या होता है कि ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसका हमेशा ए वाला वैल्यू कांस्टेंट होगा। एस पी प्लस एस डैश पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो एस पी प्लस एस पी डैश इज इक्वल टू 2a होगा। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे आगे जब मैथ में तुमको इलिप्स पढ़ा। अभी तो स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे ना, जी हाँ ठीक इसलिए है। तो लगता है बस एक ही दिन पढ़े कि अभी तक तुम। हाँ? ऐसा करो ना, उसका तुम क्लास प्रॉपर क्लास कर लो। ठीक है, शाम में ना हुआ तभी तो मैं दिन में ऑफिस में रहता हूँ, शाम में देखूंगा मैं। शाम में ठीक है सर, वही तो बोलते हैं दोपहर में, शाम में ठीक है, शाम में करा दीजिए नृत्य वगैरह। 8 बजे के, बता दीजिए। 8 बजे के आसपास। 12 दिन हो जाएगा क्लास, मतलब 2 आईडी है। 2 आईडी है। एक मेरे फ्रेंड के पास है, वही अंशु के पास। ठीक है तो ठीक ही है, वैसे करके कर लेना। चलो, तो ये हो गया, ये लिख लिया, इसको डायग्राम बना लो इसको और लिख भी लो। ठीक है सर। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द फोकस। बस वेट कर रहे हैं।
हो गया सर। हो गया, चलो। नेक्स्ट तो इस ये जो दिखा रहा है यहाँ पे क्या है, एक्चुअली वही इलिप्स का डेफिनेशन है। ये इलिप्स का सब मैथमेटिकल चीज हो गया, तो मैथ में भी पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सबको क्या रहने दें कि कराएं इसको, तो मैथ का चीज है। रहने दीजिए सर, मैथ है पढ़ा दीजिए, समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सब चीज छोड़ते हैं अभी, तो बस इतना जान लो। नेक्स्ट लॉ लिख लो, सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ पहला था हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल लॉ, दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ एरिया। इसमें देखो क्या बोलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात बोला गया है। इसमें बोला गया है कि द लाइन ज्वाइनिंग, लिख लेना, लाइन ज्वाइनिंग द एनी प्लेनेट ऑफ द सन swept out the equal area in the equal interval of time, or the aerial speed of the planet remains constant। काफी इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या लिख रहे, क्या बोल रहा है। स्वेट क्या होता है सर? SWWT। स्वेप्ट मतलब बनाना, एरिया जो बनता है उसको स्वेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। देखो मतलब समझो, जैसे ये हमारा इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है प्लेनेट कोई, है ना। यहाँ से सन हमारा कहीं यहाँ पे है, मान लेते हैं ये हमारा सन हो गया यहाँ पे। मान लो कि तुम अभी यहाँ पे थे और यहाँ पे अर्थ था, अर्थ यहाँ पे था, और लेटर सपोज कि एक महीना में ना, चाहे 30 दिन मान लेते हैं, 30 दिन हुआ है, और 30 दिन में अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया। मतलब इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर ए से लेकर के पॉइंट नंबर बी पे पहुंच गया अर्थ, ठीक है। तो कितना एरिया बनाएगा, इसको सन के साथ हम अगर एरिया देखेंगे तो वो एरिया इतना बनाएगा, इतना सारा एरिया जो है इसने बनाया, अर्थ चला तो सन के पास इतना एरिया बनेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि अगर ये एरिया तुम अगर सेम टाइम 30 दिन तुम लोगे और तुम कहीं भी रहो तो एरिया का वैल्यू सेम ही आएगा। जैसे मान लो कि एक अलग कंडीशन लेते हैं कि तुम सी पॉइंट यहाँ पे थे और एक महीना में तुम यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो अभी भी जो तुम्हारा यहाँ पे एरिया बनेगा ये वाला एरिया, हाँ अगर टाइम सेम है, ये भी मान लो यहाँ पे भी 30 दिन ही लगा है, तो ये दोनों एरिया सेम हो जाएगा। तो फॉर कांस्टेंट टाइम, फॉर कांस्टेंट, फॉर सेम लिख लो, फॉर सेम टाइम इंटरवल एरिया स्वैप्ड विल बी सेम। तो जो एरिया बनेगा वो सेम हो गया, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे ले लूं, फॉर एग्जांपल फॉर मैंने 30 डेज ले लिया, मैंने 30 दिन का एग्जांपल लिया, तो ए वाला एरिया नाम दे देते हैं एस डैश ए बी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस डैश सी डी, सब एरिया सेम होगा। मतलब जितना एरिया ए वाला बना है उतना ही एरिया ए वाला हो जाएगा फॉर द फिक्स टाइम। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि एरिया कवरिंग बाय द ट्रायंगल दिस एंड दिस, दोनों क्या होगा हमारे पास सेम होगा। तो फिक्स टाइम के लिए क्या होता है, एरिया सेम बनता है। और ये देखो यहाँ पे वही दिखाया है कि ए वाला एरिया तुमने एक फिक्स टाइम में पकड़ के ले लिया और उसी टाइम में तुमने ए वाला एरिया देख लिया, तो दोनों एरिया का जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा, दोनों एरिया का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। देख तुम एसआरपी मैथ को मिला था क्या, सब्सक्राइब किया था का कल? हाँ सर। हाँ, क्योंकि देखे कि बढ़ गया है सब्सक्राइबर, मिल गया था ना। मिलेगा क्यों नहीं सर? तो उसमें जाके उसमें प्लेलिस्ट देखा था, उसमें सब एनिमेशन वाला वीडियो मिला।
नहीं उतना नहीं देखे, बस सब्सक्राइबर देखे कि दो छोटा वाला वीडियो सब देखे बस। उसके बाद छोड़ दिया। मैं उसमें प्लेलिस्ट में जाना, और एनिमेशन मीडिया में हर एक चैप्टर का बना हुआ है। मैथ का, फिजिक्स का उसमें नहीं है। फिजिक्स का देखता हूँ, फिजिक्स का भी बनेगा तो बनाऊंगा, अभी तो नहीं बना, टाइम ही नहीं मिलता अपना अभी। हम्म। ये सही है, चलिए। और ये सब वीडियो देखते हैं, टाइम मिलने से अपलोड कर देंगे सब फिजिक्स वाले चैनल पे। नेक्स्ट कैसे देख। वीडियो, हाँ रिकॉर्ड तो नहीं, रिकॉर्ड तो करते हैं सर? हाँ, रिकॉर्ड तो या कर रहे ऐसे हैं। ही करते हैं? रिकॉर्ड तो, लेकिन वो जो टीचमेंट में रिकॉर्ड होता है वो शायद वीडियो हम यूट्यूब में डाल सकते हैं क्या, देता है ऑप्शन कि वो टीचमेंट। लगभग में ऑप्शन होता है सर, उतना आइडिया नहीं, लेकिन चेक करेंगे अभी। अच्छा ठीक है, बताना। चलो, तो ये हमारे पास प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसमें दो चीज होता है, इलिप्स जब बनता है ना, थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे तो ये सब मैथ का चीज में है। जैसे हमारे पास कोई इलिप्स जब होता है तो इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है। एक तो उसका फोकस होता है, ये मान लो एस डैश, ये मान लो एस। एक इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक होता है इसका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स एक इधर भी होता है डायरेक्ट्रिक्स, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी हो जाता है, दो दो डायरेक्ट्रिक्स होगा इसमें, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ए पॉइंट को मान लो तुम बोलते हो ए, इसको बोलते हो ए डैश, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं बी डैश। तो ए से लेकर, अगर मैं इसका इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। तो ये जो ए डैश का जो लेंथ होता है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और इसका वैल्यू होता है 2a के बराबर। फिर बी बी डैश जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और इसका वैल्यू होता है अपना 2b के बराबर। एक होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई होता है। अगर वो निकालना चाहो तो हो जाता है रूट अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला से ज्यादा डिटेल उसमें मैथ में ही बताएंगे, है ना। जब इस इलिप्स पढ़ाएंगे चैप्टर, तो इलिप्स में सब कुछ है, सब पूरा इक्वेशन कैसे आया, क्या आया, तो वही सब यहाँ दे रखा है कि इसका जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ए ग्रेटर देन ए होता है तो उसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। और जब 2a ले लेंगे तो हो जाएगा मेजर एक्सिस, पॉइंट 2b को ले लेंगे तो हो जाएगा माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ये होता है। वही डिस्टेंस दिखाया है, जैसे फोकस होता है तो एक कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा जीरो, और इधर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए कॉमा जीरो। तो ए इसका हो गया हमारे पास फोकस कोऑर्डिनेट ए एंड माइनस ए कॉमा जीरो। तो ए पेरी हेलेन का केस हो रहा है जब तुम सबसे नजदीक में रहोगे, और ये हो रहा है ए पी हेलेन का केस जब तुम सबसे दूर में रहोगे। तो ये सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। हो गया, चलो। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ। तो देखो अभी तक मैंने क्या क्या कौन कौन सा लॉ देखा। पहला देखा हमने ऑर्बिटल लॉ, ऑर्बिटल लॉ, और बाइटल लॉ। इस लॉ में क्या बोला गया कि हर एक जो प्लेनेट है उसका जो पाथ ऑप्टिकल इलेप्टिकल होता है, इलेप्टिकल पाथ होता है। दूसरा क्या था, ऑप्टिकल पाथ किस प्लैनेट पे होता है सर?
नहीं होता है। ऑप्टिकल का मतलब रे वाला होता है, वो तो ऑप्टिक्स अलग चैप्टर अलग टॉपिक है। इलिप्टिकल होता है, ऑप्टिकल नहीं इलिप्टिकल। एरिया ऑफ एरिया लॉ जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सेम टाइम में एरिया विल बी सेम, इन सेम टाइम में एरिया स्वेप्ट सेम होगा, एरिया स्वेप्ट सेम होगा। ये था सेकेंड लॉ। अब आ गए थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि लॉ ऑफ पीरियड है। क्या है? लॉ ऑफ पीरियड है। लॉ ऑफ पीरियड, इसमें क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट ऑफ द सन is directly proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit। तो तुमने अभी देखा कि कोई भी जो हमारा प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है? ये आपको पता है क्या था? सेमी मेजर एक्सिस। ये था हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस। और टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? तो अर्थ का टाइम पीरियड है 365 आवर, सॉरी 365 दिन और 4 घंटे। 365 दिन और 4 घंटे। 365 दिन 4 घंटे में हमारा अर्थ जो है वो सन का एक चक्कर लगा लेता है। जैसे मान लो अगर तुम यहाँ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट था ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा सन बैठा हुआ है, अर्थ यहाँ पे था, तो अर्थ यहाँ से अगर चलना शुरू किया, ऐसे गया यहाँ से ऐसे जा रहा है अर्थ, और यहाँ से यहाँ तक अर्थ को एक चक्कर फिर से लौट के आने में कितना टाइम लग जाएगा? 365 दिन प्लस 4 घंटा। इसीलिए 4 घंटा जो 4 घंटा नहीं, ये 6 घंटा होगा। तो ना 6 को 24 होगा। ये 6 घंटा जोड़ के इसीलिए देखते हो 4 साल में एक दिन बढ़ाने पड़ता है। हर एक 4 साल में, वो फरवरी में 29 दिन हो जाता है 28 की जगह पे। वो 29 दिन कहाँ से आता है? यही 6 घंटा बढ़ते 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है। तो हम एक दिन 4 साल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लिए? नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सैटेलाइट, अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम 9 बज गया। तो सैटेलाइट अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा। सैटेलाइट बहुत मजेदार चीज है। जितना भी तुम देखते हो ना ऊपर में सैटेलाइट सब भेजते हैं, सैटेलाइट के थ्रू ही देखते हो टेलीविजन ये सब होता है, मौसम विज्ञान होता है, हम किसी भी चीज का पता कर पाते हैं। तो अभी सैटेलाइट वाला टॉपिक हमारा, सब कुछ सैटेलाइट से पता होता है। क्या घर में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सभी पता कर सकते हैं ना। ओपन में करोगे तो जैसे तुम छत पे क्या कर रहे हो तो मालूम सैटेलाइट से कर लेगा। कोई अमेरिका का आदमी पता कर लेगा कि तुम अभी कहाँ पे हो। अगर तुम्हारे पास घर के अंदर है तो ऊपर तो कैमरा लगा हुआ है एक्चुअली, और धरती के ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा से देख लेगा छत पे कि छत पे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाना खा रहे हो, वो भी देख लेगा। लेकिन अब तुम घर के जब अंदर हो जाओगे तो कैमरा काम नहीं करेगा ना उसका। उधर में फिर वो तुम्हारा मोबाइल अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है, मोबाइल नेट से, तब वो पता कर सकता है नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। और अगर सैटेलाइट कैमरा के थ्रू देखना है तो तुमको ओपन स्पेस में इसलिए देखा थे, जब हमारा देश में जब परमाणु बम बनाया गया था, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। इलेक्ट्रिक से ना सर, परमाणु बम इलेक्ट्रिक से बना गया था। इलेक्ट्रिक से बनता है परमाणु बम, एटॉमिक बम वो तो उससे बनता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसमें। तो उसमें उस समय में क्या हुआ था, पोखरण में हुआ था। ये सब जिक्र भी थोड़ा मजबूत रखो था, पढ़ा करो। तो पोखरण में जब हुआ था ना,
तो उस समय में क्या था कि अमेरिका रोक लगा के रखा था कि कोई भी दुनिया का आदमी अब कोई परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो भारत सोचा कि हमको बनाना जरूरी है। ये तो भारत को जब सुनो ना पहले। रखे वाले यही बोले थे कि और दुनिया में कोई भी नहीं है परमाणु बम बना सकता है सिर्फ मेरे कंट्री के अलावा। तो वो इंडिया वाला है ना सर, मतलब बिजली मांगा। जो बिजली तो दे सकते हैं ना भाई, तो बिजली से हाँ हाँ, बिजली से बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कुछ निकाला बिजली से, क्या बोलते हैं रेडियम, उसको? रेडियम थोरियम बोलते हैं उसको, रेडियम या थोरियम। यूरेनियम तो ये यूरेनियम, यूरेनियम को निकाल के। यूरेनियम हो गया ये सब। यूरेनियम सब, ये सब वो है, क्या बोलते हैं सबको, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वही बोला कि हमको परमाणु बम यूरेनियम थोरियम। बिजली से नहीं बना है। वो वहां से मांगा कि हमको दीजिए, हम बिजली बनाएंगे, परमाणु रिएक्टर खोलेंगे। और चोरी से इंडिया मांग करके बिजली ना बना के परमाणु बम बना दिया। उधर से मांग लिया कि लाइए बिजली बनाएंगे, गजब कर लिया इसने। और वहां से फिर ले गया। तो अमेरिका वहां से नजर रखता था, सैटेलाइट से देखता था, अगर मान लो तुम कहीं ओपन में तो कुछ करोगे तो मालूम चल जाएगा ना कि तो कुछ काम कर रहा है। तो अमेरिका वहां से देखता था इंडिया को कि क्या कर रहा है बंदा। तो इसीलिए लोग क्या करते थे ना, जैसे साइंटिस्ट लोग जितने भी थे वो सब आर्मी का ड्रेस पहन करके, और पोखरन एक राजस्थान में जगह है, तो वहां पे जब जाके लोग ब्लास्ट करते थे ना तो आर्मी का ड्रेस पहनते थे, ताकि अमेरिका को लगे कि ये सब साइंटिस्ट नहीं है, ये सब आर्मी वाला आदमी है। तो अमेरिका ऊपर से सैटेलाइट से देखता था। तो अभी तुम फोटो देखना उनका, आर्मी वाला सारा सब कुछ, ये अब्दुल कलाम भी आर्मी का ड्रेस पहन करके और परमाणु बम का परीक्षण कर रहे थे वहां पे जाके पोखरण में। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में दो टाइप का होता है, एक तो पोलर सैटेलाइट होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। सबका काम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है सब चीजें। फिर एसेंशियल कंडीशन फॉर सैटेलाइट, सैटेलाइट काम कैसे करता है ये सब कुछ फार्मूला वगैरह भी है, टाइम पीरियड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद फिर आगे। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी का चीज, है ना।